हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 2 दिसंबर है और आज दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो चुका है दोस्त। और मैं आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जो कि एक्सपेक्टेड पेपर दोस्त मैं आप सभी के बीच लाता हूं। अगर आपको अच्छा लगता होगा दोस्त, आपके क्वेश्चन देखने के बाद, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका देखने के बाद, तो आप हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के में, है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्त, मैं आप सभी के लिए एनालिसिस नहीं लाता हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि उन्हीं के आधारित पे क्वेश्चन बना के लाता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी टीसीएस के द्वारा पूछा गया वही सारा का सारा क्वेश्चन रहता है दोस्त। केवल बात रहता है कि एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन मैं नहीं लाता हूँ, सीधा बात स्पष्ट मैं कहता हूँ दोस्त। लेकिन उसी के आधारित पे मैं क्वेश्चन बना के आता हूँ। मेरे दोस्त ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं ये नहीं वो नहीं, यकीन मानना ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में और ऐसे ही लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ज्योतिबा फुले। कि सत्यशोधक जो समाज है ना मेरे दोस्त, उनकी स्थापना ज्योतिबा फुले। अच्छा मेरे बताओ दोस्त, आज मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतना क्वेश्चन आप हमको ये बता दीजिए कि कोई भी एग्जाम जिसमें से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, है ना। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दोस्त मैं कहता हूँ, लेकिन आप बात नहीं मानते हैं। लेकिन जो मानोगे ठीक है भाई, नहीं मानोगे क्या मतलब हमको। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो राजा राम मोहन राय 1828 में। यकीन मानना दोस्त, आने वाले फिर आपके जो करीब 12-13 तारीख से शुरू आपका एग्जाम, नहीं क्वेश्चन आएगा तुमको कहना ना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की अगर पूछे दादा भाई नौरोजी 1843 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। प्रार्थना समाज की स्थापना तो केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में। अगर पूछे कि आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई में। दोस्त यकीन मानना बहुत लोग कलकत्ता आंसर मार के आता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बम्बे नहीं मारना आपको, सॉरी कलकत्ता नहीं मारना, आपको बम्बे आंसर मारना है। क्योंकि कलकत्ता एग्जामिनर पहले दे देता है कि मारो लो, लेकिन गलत नहीं करना है ना। तो दोस्त ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाया हूँ, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। लेकिन दोस्त आप पढ़ के जाइए केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस महाद्वीप में लेखन का सबसे प्राचीन शैली कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सिंधु शैली की जो उप महाद्वीप है ना, उसमें अगर लेखन का सबसे प्राचीन शैली की बात करें ना दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सिंधु शैली। दोस्त मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सिंधु घाटी से जितने भी क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये जो इतिहास है ना, इतिहास से आपके एग्जाम में करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से हो, या मोहनजोदड़ो से हो, या दिल्ली सल्तनत से हो, या मुगल काल से हो, या गवर्नर जनरल से हो, पढ़ के जाओ, फिक्स है टॉपिक कि हाँ एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्त कांस्य युगीन सभ्यता पूछा जाता है कि किस सभ्यता का नाम है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के फैली हुई। दोस्त मैं आपको ये बताता हूँ कि हड़प्पा हड़प्पा अगर पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे 1951 में खोज किया गया था। अगर वही पूछे कि हड़प्पा किसने खोज किया, तो दयानंद दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात आए तो 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। तो ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्त, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि जब मैंडेलिन ने अपना आवर्त जो कि कार्य जो कि प्रारंभ किया था, उस समय कितने आवर्त थे, तो यानी कि आवर्त सारणी में तत्व थे तो 63। दोस्त मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एसएससी एमटीएस का जो एक एग्जाम हुआ था, उसमें यही का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो आपके एग्जाम में भी पूछेगा दोस्त, ये तो थोड़ी है। और आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, आता है। अच्छा जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन ये आता कि किस किस यानी कि जो 3 तत्व दिए थे ना, तो उनके आधार पर जो अरेंज ऑरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आपके आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। और आप सबसे निवेदन है आवर्त सारणी से, जैसे कि मेंडलीव ने दिया और जैसे कि ओसले ने कौन कौन दिया था, तो उनको आप याद करके रखिएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुण, परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। मेंडली जब कार्य दौरान आने की जब शुरू किया था, उस समय केवल 63 तत्वों की जानकारी थे।
और प्रत्येक तत्व के गुण अध्ययन करने के बाद मेंडलीव ने पाया कि तत्व के गुण आवधिक रूप से परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है। दोस्त अगला क्वेश्चन की जो रंगास्वामी जो कप है ना, सो किस खेल से संबंध है? हॉकी से। दोस्त मैं आप सबको कहता हूँ ना कि स्पोर्ट्स से संबंधित, चाहे करंट अफेयर, चाहे संबंधित शब्दावली, चाहे संबंधित ट्रॉफी, चाहे संबंधित उनके खिलाड़ी के नाम। और अभी वर्तमान 2024 में कौन सा टीम किस चीज़ का विजेता है, कौन विजेता है, कहाँ आयोजन हुआ है, आप पढ़ के जाइए दोस्त। आपकी एलपी और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, आपके आरपीएफ में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो रंगास्वामी अगर कब पूछे तो कहाँ, तो हॉकी खेल से संबंध है। दोस्त देखो, हॉकी से अगर बात करें तो आगा खां कप, आगा खां खान, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान और अजलहन शाह कप और रंगास्वामी कप, ये हॉकी से जितने बार का क्वेश्चन पूछा गया सारा इंपॉर्टेंट कप मैंने लेकर आया हूँ एक ही क्लास में। दोस्त आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसको याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इतना नाम से बाहर नहीं पूछा जाएगा यार। अगर फुटबॉल की बात करें तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी और नेहरू कप, फुटबॉल से संबंधित, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्रिकेट से बात करें देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। दोस्त जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हॉकी से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, ये आप याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आता है कि कितने खेल किस किस खेल में खेलता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि अगर बोले कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताओ आंसर। अगर पूछे कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताओ बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ये बीबी वाला जो है ना, सो कन्फ्यूज कर देता आदमी को। और मैं हर एक क्लास में कहता हूँ, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है ना स्पोर्ट्स से संबंधित, मैं ये तीनों रटा देता हूँ। अगर पूछे कि बेसबॉल, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कैसे मैंने याद किया सर? बेस मतलब बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा मतलब 9। अगर पूछे कि वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6। अगर बास्केटबॉल 5। इसी तरह से दोस्त कबड्डी में पूछा जाता है 7। इसी तरह से रग्बी फुटबॉल में पूछा जाता है 15। फुटबॉल 11, क्रिकेट 11, हॉकी 11। दोस्त यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस पढ़ के जाइए आप उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 या के अनुसार यदि माता पिता या आने की संरक्षक है वर्ष तक की आयु अपने आने की यथास्थिति बालक या आने की प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो 6 या 14 साल के बच्चों के लिए भाग 4 के अनुसार उसे शिक्षा के बारे में कहा गया। आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 40 में क्या गया, आर्टिकल 48 में क्या गया क्वेश्चन, तो आर्टिकल 40 का आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 48 से पूछे तो पशु एवं पशुपालन से संबंधित है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त आर्टिकल से। लेकिन देखते हैं कि भाग 1 में जो कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है और संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। 2 में नागरिक है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहाँ से लाया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया। मौलिक अधिकार पूछे, संघ पूछे तो 5वां में और 6ठा में राज्य से संबंधित है, ठीक है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पूछे तो यूएसए आ जाएगा। लेकिन अगर पूछे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया, तो रूस के संविधान से लाया गया। तो ये आपको पढ़ के रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौनीता कौर को। दोस्त यकीन मानना जितने भी करंट अफेयर से नियुक्तियाँ हुआ है दोस्त, मैं आप सबसे एक की रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी चैनल पे जो कि वीडियो के सेक्शन में आप आइएगा, वर्तमान में कौन क्या पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर से कौन अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापना किया, तो नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। दोस्त आपसे क्वेश्चन आता है, योजना आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। योजना आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप सभी इससे दोस्तों से कहता हूं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, सेकंड पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, थर्ड पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 5वां पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो पहला किस मॉडल पर आधारित था, दूसरा किस मॉडल पर आधारित था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, है ना। फिर 2 साल का गैप है, 1974, 74 से 79 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको डेप गैप भी पढ़ना है, पहला मॉडल किस आधार पर है, दूसरा मॉडल किस आधार पर है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वहीं पूछे कि राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र है ना, भारत सरकार की वेबसाइट सेवा, ये सॉरी नहीं, मतलब गलत चीज़ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार जो विभाग है ना, वही जो कि एक डिजिटल कॉमर्स का एक पहल है। और आपको ये याद रखना है,
बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमको नहीं पता होता, लेकिन हमको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीख मिलता है ना। वाराणसी हिंदू त्योहारों में से किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो वर्ली और कोंकणी। दोस्त यकीन मानना, जितने भी जनजाति से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछना, जैसे गौंड जनजाति किस राज्य में है, भील जनजाति किस राज्य में है, तो जो ज़्यादा जनजाति जिस राज्य में रहता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स AIAAF चैंपियनशिप कब से एक तरह से पेशावर बन गया? तो 1997 से जो एथलेटिक्स जो है ना AIAAF है, जो एक तरह से पेशावर के रूप में बन गया है। अच्छा, जो कि अगर पूछे अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के भाग के अनुसार यदि माता पिता दिए 6 से 14 साल, आपको मैंने कहा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी अलावा किसी व्यक्ति के उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही उसके जीवन को छीना जा सकता है। तो आर्टिकल 21 आपके लिए याद करके रखना है। आर्टिकल 23 पूछे तो बलात्कार वगैरह से संबंधित है ना। आर्टिकल 25 में धार्मिक संबंधित कहा गया है। आर्टिकल 29 और 30 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है, शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 32 पूछा जाता है, तो 5 प्रकार की रीट जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मा पूछे किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका। दोस्त मैं इस क्वेश्चन से जितने भी लोगों का जो कि अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, चाहे SSC हो, चाहे RPF हो, चाहे ALP हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी को। और 1998 में इसको मिला था कि 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्त आपके RPF इसी एग्जाम में जो कि एक क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न 2001 में किसके मिला था? तो लता जी मंगेशकर को मिला था। ठीक है, लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से मिला था। ओके, अगर पूछे कि 1999 में किससे भारत रत्न मिला, तो पंडित रविशंकर, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे कि 2001 में और किसको मिला था, तो बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर पूछे 1998 में, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को, 2001 में लता मंगेशकर जी को। अगर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त, तो एक क्वेश्चन 2014 से आपको सचिन तेंदुलकर वाला भी याद रखना है कि 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्त यकीन मानना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और बताओ, यही क्वेश्चन मैं अगर बता दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? इसको मैं छाप के नहीं लाता हूँ, यही ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भारत रत्न मिला था। 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भी मिला था। 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भी मिला था। और 1955 में डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का किया गया था? तो नीति आयोग, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सुरूपा सेन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। दोस्त हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित कब उसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछे ओडिशा से जितने भी शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है, आप उनका नाम भी पढ़ के जाइएगा, है ना। जैसे कि बहुत है, संयुक्त पानीग्राही आ जाएगा, ये आपका कहाँ है? तो ओडिशा से। केलुचरण महापात्रा आ जाएगा, ये कहाँ है? ओडिशा से संबंध है। और ये भी पूछा जाता है कि ओडिशा को पुनर्जीवित किसने किया था? तो केलुचरण महापात्रा के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रा आपूर्ति की माप सबसे साधारण में से कौन है? तो M3 आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा लखनऊ घराना, कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना। दोस्त किराना घराना से पूछे तो करीम खां, किराना घरा की स्थाना पूछे तो करीम खां आ जाएगा। बनारस घराना, उसी तरह से आगरा घराना। दोस्त ये सारा का सारा आप घराना का मैंने क्वेश्चन लाया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर पूछे कि ग्वालियर घराना से कौन कौन सा है, तो हसू खां, नथू खां, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कहता हूँ ना कि आप पढ़ के जाइएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को वही लाता हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और यूटी के सहयोग से 1970 के दौरान किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे संपूर्ण देश में जनगणना आयोजित किया गया था? तो लक्षद्वीप में 1977 में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत में करवाया गया था। 2011 अगर जनगणना पूछे आदर्श वाक्य क्या, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको याद रखना है।
और जनगणना से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको अगर पूछ ले 2011 जनगणना में साक्षरता है ना, यूटी में साक्षरता, तो आपको याद रखना लक्षद्वीप है, केरल है, बिहार जो कि सबसे कम है। ओवरऑल पूछे 74% हो जाएगा, मेल पूछे तो 82 पॉइंट कितना 14% आ जाएगा, फीमेल पूछे तो 65.46% आ जाएगा। केरल का अगर अकेला ओवरऑल पूछे तो 94% आ जाएगा। तो दोस्त हर एक क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच।